बोर्ड एग्जामिनेशन करेंगे तो उनको माइल्ड एरिथमा शो होगा, मतलब एरिथमा मतलब होता है कि रेडनेस आना, स्किन पे रेडनेस आना। कहाँ पे? लोकलाइज्ड एक्सुडेट और स्यूडोमेम्ब्रेन। ठीक है, अब स्यूडोमेम्ब्रेन कहाँ पे, मैंने आपको एक फिगर में शो किया हुआ है, नीचे आप फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनको रेड स्किन रेडनेस दिखाई पड़ेगी, स्किन में मतलब रेड पैचेस होंगे। नेक्स्ट क्या है? द मेम्ब्रेन में बी लोकलाइज्ड पैच टू दी पोस्टीरियर फेरिंग्स और टॉन्सिल। ठीक है, समटाइम्स जो ये मेम्ब्रेन में भी लोकलाइज्ड, कभी कभी क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे अफेक्ट इम्पैक्ट डालती है? पोस्टीरियर फेरिंग्स और टॉन्सिल, टॉन्सिल्स के पीछे या फिर फेरिंग्स के पीछे में कवर दी इंटायर टॉन्सिल, जो कि पूरे इंटायर टॉन्सिल को कवर करता है। नहीं, मे बी वो फेरिंग्स में इम्पैक्ट डालती है, टॉन्सिल्स में इम्पैक्ट डालती है, एंड इंटायर टॉन्सिल्स जो पूरा कवर करता है वहाँ पे इम्पैक्ट डालती है। और लेस फ्रिक्वेंटली मे स्प्रेड टू सॉफ्ट पैलेट्स, और थोड़ा सा जो आपका सॉफ्ट पैलेट है, आपने जब उसने वो माउथ गैग को लगा के रखा है, ठीक है, सो वहाँ पे आप देख रहे हो कि हल्का सा पैलेट में भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, सो सॉफ्ट पैलेट एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के पोस्टीरियर पोर्शन में ये इस जगह पे आपको दिखाई पड़ेगा इन्फेक्शन, एंड आप फिगर में देख सकते हो सारा। एंड नेक्स्ट क्या है कि इन द अर्ली स्टेज द स्यूडोमेम्ब्रेन मे बी वाइटिश एंड मे वाइप ऑफ ईजिली। ठीक है, और कुछ आप जैसे कि आप ये इसकी अर्ली स्टेज आएगी तो आपको जो स्यूडोमेम्ब्रेन है वो वाइटिश कलर की या फिर ग्रेश कलर बोल सकते हैं, और ईजिली ये वाइप ऑफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द मेम्ब्रेन में एक्सटेंडेड टू बिकम थिक, जो ये मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी थिक होती है, ब्लू वाइट टू ग्रे ब्लैक। ठीक है, ब्लू वाइट से ग्रे ब्लैक, एंड एडहरेंट, जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ब्लू एंड वाइट से ग्रे ब्लैक आपको मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? अटेम्प्ट्स टू रिमूव द मेम्ब्रेन में रिजल्ट इन ब्लीडिंग। ठीक है, अगर वो इस मेम्ब्रेन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एक्सुडेट फॉर्म हुआ है तो वहाँ से ब्लीडिंग अराइज होगी। अ मिनिमल एरिया ऑफ म्यूकोजल एरिथमा सराउंड दी मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो मिनिमम एरिया है म्यूकोजल एरिथमा। ठीक है, म्यूकोजा में रेडनेस आएगी अराउंड द मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे ये आपका पूरा अफेक्टेड है इन्फेक्शंस के, उसके अराउंड में चारों तरफ। ठीक है, जहाँ पे दाना निकलता है तो कभी ध्यान दिया होगा कि उसके राउंड चारों तरफ एक रेडनेस कलर का आपको शो होगा, तो वैसे ही जो यहाँ पे जहाँ पे ये आपका इन्फेक्शन हुआ है उसके अराउंड में एरिथमा वो रेडनेस दिखाई पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है? बुल नेक अपीयरेंस। ठीक है, सो बुल नेक अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे उनका जो नेक एरिया है वो आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा स्वेलिंग सा दिखाई पड़ेगा, सॉलो होगा, क्योंकि आपके जस्ट थ्रोट में इन्फेक्शन है उसकी वजह से। सो लैरिंजियोट्रैकियल डिप्थेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीडेड बाय द फेरिंजियोटॉन्सिलर डिजीज़, यूजुअली इज़ एसोसिएटेड विद द फीवर, हॉर्सनेस एंड क्रॉस्पी कफ एट प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब उनको लैरिंजियोट्रैकियल डिप्थेरिया ही होगा तो इसकी वजह से उनको ये किसकी वजह से कॉज होगा? फेरिंजियोटॉन्सिलर डिजीज़ की वजह से उनको लैरिंजियोट्रैकियल डिप्थेरिया होगा, जिसमें उस पेशेंट को या फिर उस चाइल्ड को फीवर होगा एंड हॉर्सनेस, घरघराहट वाला साउंड सुनाई पड़ेगा, एंड क्रॉस्पी कफ, उनको ये सारे सिम्टम्स अकर होंगे। इफ़ द इन्फेक्शन एक्सटेंडेड इनटू द ब्रोंकियल ट्री इट इज़ द मोस्ट सीवियर ऑफ डिजीज़। ठीक है, अगर आपने लंग्स का फीवर पड़ा होगा तो ब्रोंकियोस एक आपको ट्री जैसा फॉर्म्स होगा लंग्स में, तो जो इन्फेक्शन है वो ब्रोंकियल ट्री में इम्पैक्ट डालेगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ हो जाएगी जब वहाँ तक कि इसका स्टे हो जाएगा, जब वहाँ तक कि स्प्रेड हो जाएगा। इनिशियल इट मे बी क्लिनिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वायरल
क्राउक और एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, ठीक है। सो इसकी वजह से उनको वायरल क्राउक या फिर एपिग्लॉटिस होगा, ठीक है, उनको टंग में इन्फ्लेमेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्ट्रेशन एंड डिस्निया सून फॉलो बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय द मेम्ब्रेन, उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी एंड प्रोस्ट्रेशन, और जहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज हुआ है वहाँ पे उनको प्रोस्ट्रेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो उधर वीकनेस फॉर्म्स होगा एंड डिस्निया ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी अराइज होगी। नेक्स्ट, दिस ऑब्स्ट्रक्शन में इवन कॉज सफोकेशन, और जब किसी के कभी आपको ज़ुकाम में जो आपका वो गला चोक हो जाता है, चोकिंग हो जाती है, या फिर वो सोर थ्रोट काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर आपको सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा है आपको, तो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है और कुछ भी सॉलो करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। वैसे ही इनको जब थ्रोट में कोई भी सूडोमेम्ब्रेन के पास में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन कॉज होगा इफ़ नॉट प्रॉम्प्टली रिलीव्ड बाय इंटूबेशन और ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। और ट्रेकियोस्टमी या इंटूबेशन से ये रिलीफ नहीं मिलेगा। द डिप्थीरिया बैसिलाई विद इन दी मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस टॉक्सिन एक्टिविटी, ठीक है। जहाँ पे डिप्थीरिया बैसिलाई है वो कंटिन्यू टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया, कैसे डिप्थीरिया को कंट्रोल करेंगे। अर्ली डिटेक्शन, जैसे कि मैंने बताया हमेशा किसी भी डिजीज़ में कि पहले केसेस को अर्ली डिटेक्ट करना है, एज वेल एज आप उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और उनको कंट्रोल करके मैनेज करना है। तो एन एक्टिव सर्च ऑफ केसेस, जो भी एक्टिव केसेस हैं उनको सर्च करना है। एंड कैरियर शुड स्टार्ट इमीडिएटली अमोंगस्ट फैमिली एंड प्री स्कूल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो भी स्कूल कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली हैं, तो उसमें इमीडिएटली जो भी कैरियर है उनको सर्च करना है। एंड कैरियर में कैन बी डिटेक्ट ओनली बाय द कल्चर मेथड, और कैरियर को हम कैसे पता कर सकते हैं कि उनको डिप्थीरिया है, वो कल्चर फॉर्म्स में ही पता कर सकते हैं कि उनको डिप्थीरिया है। स्वैब्स शुड बी टेकन फ्रॉम बोथ द नोज़ एंड थ्रोट, जैसे कि आपने कोरोना टेस्ट में देखा है कि वो नोज़ के थ्रू वो करते हैं वैसे, और थ्रोट के थ्रू करते हैं, वैसे इसमें भी स्वैबिंग टेस्ट करना है। जो भी सिक्रीशन है इसको बाहर लेके आना है नोज़ एंड थ्रोट का, एग्जामिन बाय कल्चर मेथड, और जिसको कल्चर मेथड से एग्जामिन करना है किसके लिए, डिप्थीरिया बैसिलाई के लिए। एंड टेस्ट शुड बी मेड फॉर दी वर्लेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये वर्लेंस मतलब रिलेटेड टू वायरस, ठीक है। तो वर्लेंस ऑर्गेनिज्म के लिए इस टेस्ट को करना है। नेक्स्ट क्या है, आइसोलेशन, ठीक है। अगर ऐसे केसेस हैं तो पहले उनको आइसोलेट करना है, ऑल केसेस सस्पेक्टेड केसेस, ठीक है। जितने भी केसेस हैं उसमें सस्पेक्टेड केसेस एंड कैरियर शुड बी प्रॉम्प्टली आइसोलेटेड, ठीक है। उनको पूरी तरीके से आइसोलेट करना है, प्रेफरेबली इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। कहाँ पे, घर पे नहीं, हॉस्पिटल में उनको आइसोलेट करना है फॉर एटलीस्ट 14 डेज और अनटिल प्रूव फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जब तक कि वो इन्फेक्शन फ्री नहीं रहते तब तक की, या फिर 14 दिन तक की उनको आइसोलेशन में रखना है। एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव नोज़ एंड थ्रोट स्वैब, ठीक है। 2 कॉन्सिक्यूटिव एग्जामिनेशन उनको स्वैब्स निकालने हैं नोज़ से एंड थ्रोट से, टेकन 24 आवर्स अपार्ट, शुड बी नेगेटिव बिफोर टर्मिनेशन आइसोलेशन, ठीक है। जब तक कि नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक उनको आइसोलेशन से टर्मिनेट नहीं करना है, आइसोलेशन से नहीं हटाना है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट में पहला क्या है कि व्हेन डिप्थीरिया इज सस्पेक्टेड, अगर वो डिप्थीरिया से सस्पेक्टेड हैं तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन शुड बी गिवन, उनको एंटीटॉक्सिन देंगे, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट मेडिसिन देंगे मेडिसिन नहीं, एक वो IM है, IV है, तो वो डोज एडमिनिस्टर करेंगे एंटीटॉक्सिन की विदाउट डिले, मतलब कोई भी देरी नहीं करनी है, IM और IV डोज को एडमिनिस्टर करना है। इन डोज रेंजिंग, डोज की रेंज क्या होगी, 20,000 से 1 लाख यूनिट और मोर डिपेंडिंग ऑन दी सीवियरिटी। इतनी यूनिट तो उनको सस्पेक्टेड है तो देना है, और बाकी जो यूनिट वो डिस्क्राइब होता है कि सीवियरिटी का लेवल कितना है, उनको सीवियरिटी के केस को देख करके फिर एडमिनिस्टर करना है। टेस्ट डोज 0.2 ml, ठीक है। जो डोज है वो 0.2 ml देनी है। एंड सबकुटेनियसली टू डिटेक्ट सेंसिटाइजेशन टू दी
आर्स सीरम, ठीक है। सीरम का सेंसिटाइजेशन चेक करने के लिए सबकुटेनियस पहले उनको स्किन में देना है ताकि हम सेंसिटाइजेशन मतलब सेंसिटिविटी देख सकें। नेक्स्ट है फॉर माइल्ड अर्ली फेरेंजियल और लैरेंजियल डिजीज़, ठीक है। मतलब फेरेंजियल से लैरेंजियल डिजीज़ में उनको जो डोज एडमिनिस्टर करनी है 20,000 से 40,000 यूनिट देनी है। फॉर मॉडरेट नेज़ोफेरेंजियल डिजीज़ के लिए 40,000 to 60,000 यूनिट एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। और सीवियर के लिए 80 से 1 लाख यूनिट। इन एडिशन टू एंटीटॉक्सिन एवरी केस शुड बी ट्रीटेड विद इन पेनिसिलिन, ठीक है। अगर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज़ देंगे, पेनिसिलिन देंगे और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। फॉर 5 to 6 डेज़ के लिए क्लियर द थ्रोट ऑफ सी डिप्थेरियाई, ठीक है। जिससे कि अगर हम पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं तो इससे टॉक्सिन प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कैरियर, द कैरियर शुड बी ट्रीटेड विद इन 10 डेज़, ठीक है। 10 डेज़ में कैरियर को ट्रीट करना है ओरल एरिथ्रोमाइसिन से, विच इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है कैरियर ट्रीटमेंट के लिए। द इम्यूनिटी स्टेटस शुड बी अपग्रेडेड एज फॉलोज, ठीक है। और इससे उनका इम्यूनिटी स्टेटस भी अपडेट होता जाएगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है तो और ज़्यादा अगर मेडिसिन से इम्प्रूव कराएंगे। नेक्स्ट क्या है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मेरिट्स स्पेशल अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे इस काफ़ी ज़्यादा इन पे फोकस देना है, अटेंशन देना है। दे शुड बी थ्रोट स्वैप्स एंड देयर इम्यूनिटी स्टेटस डिटरमाइन, ठीक है। जिनका थ्रोट स्वैप हुआ है उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी के स्टेटस को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है नॉन इम्यूनाइज्ड क्लोज कॉन्टैक्ट शुड रिसीव प्रोफाइलेक्टिक पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और जो भी ऐसे मतलब पीपल हैं जिनमें ये मतलब उनको मतलब जिनका क्लोज कांटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको मतलब प्रोफाइलेक्टिक पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन देना है, जिसकी डोज है 1000 to 2000 यूनिट ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन एंड एक्टिवली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिप्थीरिया, और उनको डिप्थीरिया के अगेंस्ट इम्यूनाइज कराना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट शुड बी अंडर मेडिकल सर्वेलेंस, और जो भी ये पीपल्स हैं इनको अंडर सर्वेलेंस रखना है, प्रॉपर उनको चेकअप करना है और हॉस्पिटल में ही रखना है उन्हें। एंड एग्जामिन डेली फॉर एविडेंस ऑफ डिप्थीरिया फॉर द एटलीस्ट वीक आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर के बाद उनको कुछ वीक तक की डिप्थीरिया का एग्जामिनेशन करना है। एंड नेक्स्ट क्या है कम्युनिटी इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स इज़ बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसका जो कैसे इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द इम्यूनाइजेशन विद द डिप्थीरिया टॉक्साइड, ठीक है। क्या है डिप्थीरिया टॉक्साइड है ऑफ ऑल इन्फेंट एज अर्ली इन दी लाइफ एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको इनको ये डोज एडमिनिस्टर करनी है जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। सो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट मैं कल कंटिन्यू करूँगी।